लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के तमाम दलों ने ये नैरेटिव सेट किया कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगी, क्योंकि ये दोनों पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। और इसी के साथ इंडी गठबंधन ने जातीय जनगणना के मुद्दे को जमकर भुनाया। लेकिन आरएसएस ने एक ही झटके में इस मामले पर अपना रुख जाहिर कर इंडी गठबंधन के हाथों से ये मुद्दा पूरी तरह से छीन लिया। पिछले कुछ दिनों में ही दो बड़े मुद्दों को हाथ से निकलता देख कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई। इसके पहले मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा करके विपक्षी दलों के ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को कचरे के डब्बे में डाल दिया था, और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातीय जनगणना के मुद्दे को एक झटके में ही खत्म कर दिया। संघ ने अपनी तरफ से जातीय जनगणना का समर्थन कर दिया। उसने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करवाया जाना चाहिए, इसे सिर्फ लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संघ की ये बात जाति के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं और दलों को चुभ गई। आरएसएस की टिप्पणी के एक दिन बाद कांग्रेस ने पूछा कि अब संघ की तरफ से हरी झंडी मिल गई है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करके जाति जनगणना करवाएंगे? कांग्रेस ने कुल मिलाकर 5 सवाल किए, जिसमें संघ और सरकार दोनों को घेरा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने केरल के पलक्कड़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि संघ को जातिगत जनगणना से कोई आपत्ति नहीं, मगर आंकड़ों का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि चुनावी फायदे के लिए। राजनीतिक औजार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। संघ नेता के इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए सवाल किया, क्या आरएसएस के पास जातिगत जनगणना पर निषेधाधिकार है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे। इन सवालों के जरिए संघ को भी निशाने पर लिया गया है। जयराम रमेश ने पूछा कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जातिगत जनगणना पर विशेषाधिकार? जातिगत जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वो कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या अंपायर बनना है? उन्होंने आगे पोस्ट में कहा कि आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है? अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है तो क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना करवाएंगे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पहले कहा था, आरएसएस को देश को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है या इसके खिलाफ। खड़गे ने कहा कि देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? जमानत नियम है और कारावास अपवाद, इस बात की आड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए की धाराओं को एक तरह से बेअसर कर दिया, जबकि ये धाराएं इसलिए लागू की गई थीं कि आर्थिक अपराधी बचकर निकल न पाएं। लेकिन अब सबको धड़ाधड़ जमानत दी जाने लगी है। के कविता, विजय नायर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब तक जमानत का इंतजार है। केजरीवाल की जमानत की राह में एक नहीं कई बाधाएं हैं। वैसे तिहाड़ जेल में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं हैं, बल्कि शराब घोटाला में फंसे 4 और दूसरे लोग हैं जिन्हें जमानत नहीं मिल पा रही। जांच एजेंसीज के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में साउथ ग्रुप से रिश्वत ली थी और इसके बदले में शराब कारोबारियों को कुछ फायदे दिए गए थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिश्वत ली थी उसमें से गोवा में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए दिए जाने का वादा किया था। एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 26 जून को सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 12 जुलाई को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन अभी भी वो सीबीआई के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे की वजह से न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को उनके मामले में सुनवाई होनी है। विनोद चौहान पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के दौरान पार्टी को 25 करोड़ रुपए का फंड दिया था। ये आरोप ईडी की ओर से लगाया गया है। ईडी ने यह आरोप भी लगाया था कि उनके घर 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले और ये पैसा कहां से मिला, चौहान इस बारे में नहीं बता पाए। इसी विनोद चौहान के मोबाइल में केजरीवाल के साथ किए गए चैट भी मिले, जो अब केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सीबीआई के मुताबिक अमनदीप ढल ने विजय नायर के साथ साजिश रची और साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठकें कराने में अहम भूमिका निभाई। अमनदीप पर यह भी आरोप है कि वो रिश्वत लेने में शामिल थे। जून 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमनदीप को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि अमनदीप ने आबकारी नीति तैयार करने और उसमें हेरफेर करने में अहम भूमिका निभाई थी। अरुण रामचंद्र पिल्लई पर आरोप है
कि वो साउथ ग्रुप से जुड़े हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ईडी के मुताबिक पिल्लई के पास शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट में 32% का शेयर था। ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट ने कथित तौर पर फर्टिलाइजेशन के जरिए 68 करोड़ का जो मुनाफा कमाया था, उनमें से 29 करोड़ रुपए पिल्लई के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। ईडी के मुताबिक समीर महेंद्रू की इंडोस्पिरिट ग्रुप में 35% की भागीदारी है। समीर महेंद्रू के पास एक होलसेल L1 लाइसेंस है और उन्होंने खाओ गली रेस्टोरेंट के नाम से 2 रिटेल जोन के लाइसेंस भी हासिल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूतों का भंडार है। सीबीआई के इस दावे को कोर्ट ने भी अब मान लिया है और कहा कि पहली नजर में केजरीवाल ने शराब घोटाला की साजिश रची। जितने सबूत उनके खिलाफ दिए गए वो मामला चलाने के लिए काफी हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो सबूत कोर्ट में पेश किए गए जिससे साफ जाहिर है कि रिश्वत की रकम आम आदमी पार्टी को कैश में ट्रांसफर की गई। चूंकि केजरीवाल पार्टी के बॉस भी हैं, इसलिए रिश्वत के माल को उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। इस बारे में स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों को 11 सितंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी। सीबीआई ने 30 जुलाई को अपना चौथा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल, पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर, पी शरत रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने अपनी इस चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति 2021-22 के गठन और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी बनाया है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि केजरीवाल मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और दक्षिण समूह के संपर्क में थे, जिसमें के कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू गोरंटला, पी शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनेपल्ली और बिनोय बाबू शामिल थे। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि रिश्वत के तौर पर जो पैसा दिया गया वो केजरीवाल की मर्जी के मुताबिक खर्च किया गया, क्योंकि पूरा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में भेजा गया। एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने गोवा के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की है। इससे पहले सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को बताया था कि उसने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली है। अरविंद केजरीवाल को पहली बार 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें 26 जून को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई ने हिरासत में लिया और बाद में 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि वे अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्योंकि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 20 जून को ईडी द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले जमानत दी थी, जिस पर 25 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी थी। बाद में उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश के सियासत में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए 2 महीने पहले एक दूसरे को कोसते हुए अलग हो गए और 2 महीने बाद ही गठबंधन के लिए बेकरार। हालांकि कांग्रेस भी हुंकार भर रही थी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, और बिना नेता और जनाधार वाले केजरीवाल की पार्टी भी फुंकार रही थी कि हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐन मौके पर दोनों एक दूजे के हम प्याला और हम निवाला बनने को बेकरार हो गए। बात खुली तो पता चला कि केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस के सामने बड़ा मुंह फाड़ दिया है और उसने अपने लिए 20 सीटों की मांग रख दी। टिकट बंटने के ठीक पहले आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की चाहत से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची है। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही कांग्रेस के लिए सीआईसी की बैठक पहला बड़ा कदम था। हालांकि बैठक में आगे की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, खासतौर पर संभावित सहयोगियों की आकांक्षाओं और पार्टी के अपने रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाने को लेकर। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने केजरीवाल के साथ गठबंधन करने की राहुल गांधी की इच्छा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता चल गया कि वो जीतने वाली नहीं, इसलिए लास्ट वक्त में कांग्रेस कुछ उपाय कर रही है। कांग्रेस को मालूम है कि फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार आने वाली है, इसलिए वो किसी से भी गठबंधन करने को बेकरार हैं।
वैसे भी कांग्रेस की गठबंधन की चाहत हैरान करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं, उसकी वैसी उपस्थिति भी नहीं जैसी दिल्ली या पंजाब में है। लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी इस गठबंधन के पीछे पड़े हैं, इसके अपने मायने हैं। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति दिखाई पड़ती है। हरियाणा में 90 सीटें हैं। पिछली बार 40 सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी का भी समर्थन मिला। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव ने कई समीकरण बदल डाले। 10 सीटों में कांग्रेस भी 5 पर जीत गई। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सीट तो कोई नहीं जीती, लेकिन उसे 3.94% वोट मिले। अगर लोकसभा चुनाव को ही आधार बनाया जाए तो पता चलता है कि कांग्रेस तो विधानसभा की 42 सीटों पर आगे आ रही है। आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटों की बढ़त दिखी, वहीं बीजेपी को भी 44 सीटों पर बढ़त दिख रही है। हरियाणा और पंजाब की राजनीति काफी एक दूसरे से मेल खाती हैं और भगवंत मान एक लोकप्रिय सीएम भी माने जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में इस समय अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा भगवंत मान का ही है। असल में करनाल, अंबाला, कैथल, सिरसा, पंचकुला, कालका, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, जगाधरी और यमुनानगर में सिख आबादी निर्णायक है और इन्हीं सीटों पर भगवंत मान का भी कुछ प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो इन सीटों पर उनकी जीत और ज्यादा आसान रह सकती है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। जाट आंदोलन हुआ, किसान सड़क पर उतरे, फिर भी बीजेपी ने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। कई चुनौतियों के बाद भी बीजेपी फिर सरकार बना सकती है अगर कोई दूसरा दल गठबंधन न करे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम तेजी से जारी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी को चुनावी हार का डर सताने लगा। इसलिए वे चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी को बीजेपी विरोधी वोट के बंटने का खतरा महसूस हो रहा है। इसके पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई क्षेत्रों में साथ मिलकर मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को मिला, आम आदमी पार्टी को नहीं। नतीजा ये हुआ कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके पहले एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया था। शैलजा का कहना था कि कांग्रेस राज्य में मजबूत है और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहले कह चुके हैं कि वे हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम को भी मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि बुधवार तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर जारी अटकलों पर भी जल्द विराम लग जाएगा। बाबरिया ने कहा कि हरियाणा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 49 नामों की सूची पेश की गई, जिसमें से 34 को मंजूरी दे दी गई और 15 लंबित हैं। उन्होंने कहा कि 22 वर्तमान विधायकों के नाम को भी मंजूर कर लिया गया है। बाबरिया ने कहा कि कुछ नाम समीक्षा समिति को भेजे गए हैं और उन पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस समिति में कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख और विधायक दल के नेता शामिल हैं। बाबरिया ने कहा कि उम्मीदवारी का पैमाना उन नेताओं की जीत की संभावना पर आधारित है जिनके नाम सर्वेक्षणों में आए हैं और जो 2 बार से अधिक चुनाव नहीं हारे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ है। वहीं जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद मैदान संभाल रखा है। अब कांग्रेस को डर है कि कहीं भाजपा विरोधी वोट बंट न जाएं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इसके पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन बिश्नोई महासभा ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की थी। बिश्नोई समाज के अनुसार गुरु जम्बेश्वर वार्षिक उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स के कारण हिमाचल प्रदेश फटाफट कंगाल हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनर्स को देने तक के लिए पैसे नहीं बचे। आज तक किसी कर्मचारी को उनका वेतन नहीं मिला। आर्थिक बदहाली को रोकने के लिए अब सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद करने लगी है और माना जा रहा है कि अब तक केवल बिजली विभाग के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 सितंबर को सैलरी आई है। अब इस पूरे मामले में सुक्खू सरकार बुरी तरह से घिर गई है। फिलहाल सरकार कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए मंथन कर रही है, लेकिन कोई रास्ता फिलहाल निकल नहीं पा रहा। 1 सितंबर को रविवार होने की वजह से सोमवार को कर्मचारियों और पेंशनर्स दिन भर
सैलरी क्रेडिट के लिए मोबाइल पर मैसेज चेक करते रहे। इस दौरान कर्मचारी एक दूसरे से पूछते भी रहे, क्या सैलरी आ गई? लेकिन शाम तक पुलिस, राजस्व, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों की सैलरी क्रेडिट नहीं हुई। बहुत से कर्मचारियों ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपना गुबार निकाला और बताया कि पहली बार 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आर्थिक संकट पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने सदन में जवाब दिया और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश में आर्थिक संकट आ गया है। बिजली पानी का पता नहीं क्या क्या मुफ्त कर दिया गया। प्रदेश में बिजली पर 14 प्रकार की सब्सिडी दी जाती थी और हमने 1 मीटर 1 फैमिली की नीति लागू की। 1 सितंबर से जो सरकार की ओर से निजी होटल्स को दी जा रही सब्सिडी को बंद कर दिया गया। 1 रुपये सब्सिडी वाली सारी योजनाएं बंद कर दी गई। सीएम ने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली जब से लागू हुई है तब से 1247 करोड़ 75 लाख का नुकसान हुआ है। भाजपा ने फ्रीबीज दी है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 दिन से लोग वेतन की राह देख रहे हैं। फोन के हर मैसेज यही सोचकर चेक करते हैं कि कहीं वेतन तो नहीं आया। अपने सहकर्मियों और अन्य विभागों के लोगों से फोन करके पूछ रहे हैं सैलरी आई क्या। आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसना पड़े। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। जब आर्थिक संकट नहीं है तो वेतन क्यों नहीं आ रहा? सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन कब आएगी? हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार ने आंकड़े रखे हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार राजस्व घाटा अनुदान और लोन लिमिट में केंद्र सरकार ने कटौती की है। इसी वजह से हिमाचल में आर्थिक संकट आया है। वित्त वर्ष में रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट में 1800 करोड़ की कटौती की गई है और अगले साल ये रकम 3000 करोड़ की होगी। ओल्ड पेंशन योजना लागू होने की वजह से भी एनसीपी कंट्रीब्यूशन के बदले मिलने वाला 2000 करोड़ लोन नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश को हर महीने सैलरी और पेंशन के लिए 2000 करोड़ चाहिए होते हैं। इनमें से 1200 करोड़ वेतन के तौर पर दिया जाता है, 800 करोड़ पेंशन के रूप में। हिमाचल प्रदेश की ट्रेजरी में हर महीने 6 तारीख को 520 करोड़ रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट केंद्र से आती है। इसके अलावा अपना टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 तारीख के आसपास जमा होता है। इसके अलावा राज्य सरकार के कोषागार 10 ओवरड्राफ्ट लिमिट भी 750 करोड़ के आसपास है, यानी 750 रुपये जीरो बैलेंस पर भी बैंक दे सकता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट लिमिट से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बंगाल के ताज़ा हालात को देखकर तो यही लगता है कि जो हालात नंदीग्राम और सिंगूर के बाद बने और कम्युनिस्टों का सत्ता छिन जाने के बाद अब ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले के बाद वैसे ही हालात फिर बनने लगे हैं। बंगाल में आंदोलनों का सिलसिला पिछले 9 अगस्त से थमा नहीं है। विपक्षी बीजेपी सड़क से सदन तक विरोध कर रही है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री समेत गैर राजनीतिक संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। न्याय के लिए नारे और गाने गढ़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी के 13 साल के कार्यकाल में ये पहली घटना है जब न्याय की मांग को लेकर पूरे बंगाल में तूफान उठा। हर जिले और कस्बे में जनता अपने अपने तरीके से नाराजगी का इजहार कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। सीबीआई जांच के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कारनामों की खबरों से भी सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को धमकी की भाषा को बंद करने को कहा। पहले हर विरोध के बाद धमकी, हर आंदोलन के बाद हिंसा, हर चुनाव के बाद और पहले विरोधियों को कुचलने की जो टीएमसी की रणनीति रही है उसे तो सब जानते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद भी टीएमसी के नेताओं ने वही हरकतें जारी रखी। किसी ने डॉक्टर्स को धमकाया तो किसी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को। हद तो तब हो गई जब छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र को हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन इतना सब करने के बाद हालात नहीं बदले और न ही विरोध प्रदर्शनों में कमी आई तो टीएमसी ने अपनी रणनीति बदल डाली और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को कहा कि मेडिकल क्षेत्र और आम लोगों से गलत तरीके से बात न करें। टीएमसी नेताओं ने कुछ विवादास्पद बयान दिए। एक पार्षद पति ने तो यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री ने हमें समय समय पर फुफकारते रहने के लिए कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात से इनकार कर दिया। ऐसा कोई दिशा निर्देश उनकी तरफ से नहीं दिया गया। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने एक्स पर लिखा, पार्टी से जुड़े सभी लोगों को विनम्र और सहानुभूति जताने वाला होना चाहिए। मैं टीएमसी के सभी लोगों से अपील करता हूं कि मेडिकल फैटर्निटी और आम लोगों से गलत बात न करें। उन्होंने कहा कि हर किसी को विरोध जताने का, अपनी बात कहने का हक है। हावड़ा से टीएमसी पार्षद के पति आतिश सरकार ने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की गंदी तस्वीरें बनाकर तुम्हारे दरवाजे पर टांग दूंगा, तुम अपना घर नहीं छोड़ पाओगे। इसी तरह 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने
जो कि खुद भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ने हाल ही में महिला डॉक्टर पर टिप्पणी की थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे वक्त में तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही लड़कियां पढ़ाने वाले डॉक्टर टीचर की गोद में बैठकर पासिंग मार्क्स हासिल कर लेती थीं। उन्होंने ये भी कहा था कि विरोध करने वालों को कम नंबर मिलते थे। घोष ने आगे कहा कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ये चलन आगे चलकर इतना खतरनाक हो जाएगा। इसी तरह अभिनेत्री से नेता बनी टीएमसी विधायक कंचन मलिक ने सवाल उठाया था। वायरल हुए एक वीडियो में राज्य सरकार में मंत्री उदयन गुहा कह रही हैं कि कुछ राजनीतिक दल आरजीकर घटना पर राजनीति कर रहे हैं। अगर वो एक बार स्टिंग करेंगे तो हम 5 बार स्टिंग करेंगे। अगर वो एक बार चोट पहुंचाएंगे तो हम 5 गुना ताकत से वार करेंगे। सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि अगर एक बार पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए और फुफकारना शुरू कर दिया तो प्रदर्शनकारी और उन्हें गुमराह करने वाले लोग कुत्तों की तरह भाग खड़े होंगे।